फोर्थ पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन containing two intersecting lines r vector equal to a vector plus lambda times p vector and r vector equal to a vector plus mu times q vector is r minus a डॉट p क्रॉस q इज इक्वल टू 0। क्या होने वाला है यहाँ पे देखिए, अब बात हो रही है कि एक प्लेन जिसपे दो इंटरसेक्टिंग लाइन लाई कर रहा हो, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट ए वेक्टर है जो कि हमें पता है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये p वेक्टर के पैरेलल है, और ये वाला जो लाइन है वो q वेक्टर के पैरेलल है। तो जो p क्रॉस q होगा वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो आर पॉइंट कहीं भी हो, लाइक मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो पी पॉइंट है, दैट इज हैविंग पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, तो ये जो ए पी वेक्टर है वो हमेशा क्या होने वाला है, ये पी क्रॉस क्यू के परपेंडिकुलर होने वाला है। ए पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी क्रॉस क्यू बिकॉज पी क्रॉस क्यू इज ए नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। पी क्रॉस क्यू वो क्या है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो दैट इज आर माइनस ए वेक्टर इज का जो डॉट होगा पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर के साथ वो 0 होने वाला है हमेशा। तो ये इक्वेशन क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द टू लाइंस दिस एंड दिस। ये दोनों लाइन यदि इस प्लेन पे लाई कर रहे हो तो उस प्लेन का इक्वेशन इस तरीके से इजीली लिखा जा सकता है, और ये हम समझ सकते हैं। Equation of plane containing two parallel lines. That is the fifth point. Equation of plane containing two parallel lines. R vector equal to a plus lambda times b vector and r vector equal to c times plus mu times b vector is r minus a dot c minus a cross b vector equal to 0, or you can also write it as r minus a c minus a b vector box product equal to 0। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, और दोनों ही क्या है, बी वेक्टर के पैरेलल हैं। एक पे पॉइंट है ए वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर है, और दूसरे पे जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए सी वेक्टर है। ठीक है, और तो ए माइनस सी क्रॉस बी जो होगा, ए माइनस सी या सी माइनस ए कह लें, सी माइनस ए लाइक ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए बी क्रॉस बी जो वेक्टर होगा इज नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर टू द प्लेन, ऐसा हम कह सकते हैं। दैट इज एन वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए दैट इज सी माइनस ए होगा यहाँ पे, क्योंकि बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी है, माइनस ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो पी इस प्लेन पे, तो आर माइनस ए जो होगा दैट इज ए पी वेक्टर is perpendicular to n vector, so we can easily write ap dot and cap is n vector is equal to 0, और n vector इसकी डायरेक्शन में है, तो यहां से हम लिख सकते हैं r माइनस a डॉट c माइनस a क्रॉस b is equal to 0। so this is the equation of plane which is containing the two parallel lines। यहाँ पे कुछ करना नहीं होता है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना होता है कि जो c माइनस ए क्रॉस बी होगा वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा। ठीक है, c माइनस ए क्रॉस बी, c माइनस ए भी इसी पे लाई करने वाला एक वेक्टर है, और b वेक्टर क्या है, वो भी
इसी लाइन के अलॉन्ग है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर सी माइनस ए क्रॉस बी इज ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस तरीके से जो है वो हम प्लेन के इक्वेशन को अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, so that is equation of plane whose x-intercept is A, y-intercept is B, and z-intercept is C, is given by x upon A plus y upon B plus z upon C equal to 1. That is equation of plane। यदि एक प्लेन है जिसका x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट a b c है, मतलब इस तरीके से मान लीजिए कटिंग कर रहा है प्लेन x एक्सिस को a, 0, 0, b को 0, b 0 और c पॉइंट पे z एक्सिस को दैट इज 0, 0, c। तो ये जो ये x इंटरसेप्ट कहलाएगा, ये y इंटरसेप्ट और ये z इंटरसेप्ट कहलाएगा। इंटरसेप्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो उसके अनुसार इंटरसेप्ट जो है वो लेंथ को नहीं कहते हैं, वो हमारा कोऑर्डिनेट्स को कहलाता है कि कहाँ पे वो x एक्सिस को कट कर रहा है। a 0, 0 पे जहाँ पे a पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, x एक्सिस के नेगेटिव साइड में भी कट कर सकता है। तो उसी के अलावा जो इक्वेशन का ऑफ प्लेन होगा वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला जो प्लेन है उसका इक्वेशन तो लिखा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, कोई भी प्लेन होगा उसका इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो जैसे कि ये प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो वो तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे x की वैल्यू a 0, 0 है तो a इंटू ए प्लस ये 0 प्लस 0 प्लस डी इक्वल टू 0 होगा। तो जो यहाँ से आने वाला है दैट इज a इंटू ए इक्वल टू माइनस डी, है ना। तो a की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे तो माइनस डी बाई स्मॉल है, सॉरी, एंड b की वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस डी बाई बी एंड स्मॉल c की वैल्यू। इसी तरीके से ये पॉइंट्स पुट करके इस इक्वेशन में, तो कैपिटल C इज माइनस डी बाई सी। तो ये जब हम यहाँ पे पुट करेंगे a b c की वैल्यू निकाले d के टर्म्स में, और फिर जब हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि a की जगह माइनस डी बाई ए, b की जगह b माइनस डी बाई बी, c की जगह माइनस डी बाई सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो जब हम इसमें डी कॉमन ले लेंगे तो जो है वो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये वाला इक्वेशन आ जाता है जिसमें ए बी सी क्या है, एक्स वाई एंड जेड इंटरसेप्ट कहलाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। डिस्कस अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। मान लीजिए एक पॉइंट है P दैट इज हैविंग पोजीशन वेक्टर a वेक्टर एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d, ठीक है। यहाँ पे n वेक्टर लिखा है मैंने, ठीक है, n कैप नहीं है, n वेक्टर। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट होगा दैट इज P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस फाइंड आउट होगा वो किस फॉर्मूले से हम करते हैं, PQ इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ n वेक्टर, ठीक है। क्या करना है, जहां पे r वेक्टर है उसकी जगह पे a वेक्टर पुट कर देना है, a वेक्टर डॉट n माइनस d लिख देना है ऊपर में, उसका मॉडुलस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ n वेक्टर, ठीक है। और वहीं पे यदि यहाँ पे n कैप हो, मान लीजिए कि इक्वेशन ऐसे है, r डॉट n कैप इक्वल टू d वाला इक्वेशन है, तब जो पॉइंट P यदि उसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है वहां से
क्यू का डिस्टेंस निकालना होगा तो पी क्यू कैसे निकलेगा, मॉडुलस ऑफ आर डॉट एन कैप माइनस डी, क्योंकि ये एन कैप इस बार यूनिट वेक्टर ही है, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्टली निकल जाता है, लेकिन इस वाले केस में जब एन वेक्टर हो तो ये मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर से डिवाइड करना है, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यदि मान लीजिए प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है और वो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, यदि इक्वेशन ऑफ प्लेन है और पॉइंट जो है वो उसका कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 y1 z1, तो P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस होगा उसका क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे x y z की जगह x1 y1 z1 पुट करना है, दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड बाय रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। याद रखना है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है किसी पॉइंट का किसी प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 यदि प्लेन का इक्वेशन हो और पॉइंट x1 y1 z1 हो तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट दो पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0 इज मॉड ऑफ d1 माइनस d2 डिवाइड बाय रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं कब, जब दो प्लेन पैरेलल हो, ठीक है। दो पैरेलल प्लेन है तो इनके बीच में एक डिस्टेंस होगा, ठीक है। वो डिस्टेंस यदि हमें फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, d1 माइनस d2 डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इन सबको वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में हम याद रख सकते हैं इसके फॉर्मूले को, बट फॉर द सिंप्लिसिटी हम जो है वो प्रूफ नहीं याद रखेंगे, डायरेक्टली हम इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे इस तरीके से फॉर्मूला हो आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू d1 मान लीजिए, और आर वेक्टर डॉट ये n1 कैप है और ये n2 कैप इक्वल टू d2। ये दो जो है वो इक्वेशन है, मान लीजिए पैरेलल प्लेन की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से दो प्लेन पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, लाइक दो पैरेलल प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो d1 माइनस d2 से निकाला जा सकता है। और यदि ये n वेक्टर हो, ठीक है ना, यहाँ पे n वेक्टर गिवन हो तो मॉडुलस ऑफ d1 अपॉन d2 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ n वेक्टर, ये फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस निकालने का। ये मान लीजिए p से लेके q तक है डिस्टेंस, तो इस तरीके से निकलेगा। n कैप यहाँ पे रहेगा तो मॉड ऑफ d1 माइनस d2 ही हो जाता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट थिंग इज, एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी जब हम दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये a, ये b और ये c, ये दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल प्लेन का तो कॉन्सेप्ट ये भी है कि रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ a है तो यहाँ भी सेम नंबर होना चाहिए इस पे, तभी ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट two planes a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0 are, first is perpendicular if and only if a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। दो प्लेन परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनके जो नॉर्मल्स है वो आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है। दो प्लेन परपेंडिकुलर कब होंगे, जैसे दो प्लेन है, एक ये वाला प्लेन है और ये वाला दूसरा प्लेन है, ये आपस में परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनके नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर हो। जैसे मान लीजिए एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, ठीक है।
इनके बीच में आपस में मान लीजिए एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। तो ये कब होगा, जब इस पे जो नॉर्मल है और इस पे जो नॉर्मल है वो आपस में क्या हो, 90 डिग्री पे हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, A1 B1 C1 क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन। A2 B2 C2 क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द, ये इस प्लेन पे नॉर्मल है तो इसका डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए A1 B1 C1 है। इस इक्वेशन, इसको हम कह रहे हैं, और ये जो दूसरा प्लेन पे जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, A2 B2 C2 है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होंगे, तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं, और इसीलिए दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं। सेकेंड इज पैरेलल। दो प्लेन पैरेलल कब होंगे, जब दोनों का जो नॉर्मल है वो पैरेलल हो। दो प्लेन पैरेलल है, ठीक है, दो प्लेन पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, दोनों के जो नॉर्मल है वो पैरेलल है, और नॉर्मल पैरेलल है मतलब दोनों प्लेन का जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 बट नॉट इक्वल टू D1 बाई D2, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा फिर तो दोनों प्लेन आइडेंटिकल हो जाएंगे। तीसरा, आइडेंटिकल कब होगा दोनों प्लेन, जब ये चारों चीजें बराबर हो। A1 बाई A2 इक्वल प्रोपोर्शनल हो, मतलब B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 इक्वल टू D1 बाई D2 होना चाहिए, ठीक है। इसी को वेक्टर फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में दो प्लेन के इक्वेशन है, R वेक्टर डॉट N1 वेक्टर इक्वल टू D1 एंड दूसरा इक्वेशन R वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इक्वल टू D2। परपेंडिकुलर होगा तो N1 डॉट N2 0 होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल होगा तो N1 क्रॉस N2 0 होना चाहिए, और आइडेंटिकल होगा तो मतलब N1 वेक्टर N2 वेक्टर ये तो इक्वल होना ही चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ मतलब ये N1 कैप इक्वल टू N2 कैप होना चाहिए, एंड D1 इक्वल टू D2 होना चाहिए, ठीक है। ये होगा तब हम कहेंगे कि जो है वो ये दोनों सेम प्लेन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को समझ करके याद रख सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैमिली ऑफ प्लेन्स। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन बनता है, ठीक है ना, और उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स पास हो सकते हैं। मतलब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले जितने भी प्लेन्स होंगे उन सबको हम सेम फैमिली का कहते हैं, और उसका जो इक्वेशन है वो इन दोनों ही इक्वेशन ऑफ प्लेन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन इज गिवन बाय A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। ये याद रख सकते हैं हम लोग, फैमिली ऑफ प्लेन्स का कॉन्सेप्ट है। और वेक्टर फॉर्म में भी सेम है, R1 डॉट N1 वेक्टर इक्वल टू D1 एंड R वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इक्वल टू D2। यदि दो प्लेन है इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन्स पास होंगे उन सब का इक्वेशन कैसा होगा, R डॉट N1 माइनस D1 प्लस लैम्डा टाइम्स R डॉट N2 माइनस D2 इक्वल टू 0, जहां पे लैम्डा क्या है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये वेक्टर का फैमिली ऑफ प्लेन्स वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने में हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो यदि पहला जो प्लेन है उसका इक्वेशन है R वेक्टर डॉट N1 वेक्टर इक्वल टू D1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन, एंड द अनदर इक्वेशन इज R वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इक्वल टू D2। So equation angle between two plane is angle between two planes is the same as the angle between their normals। दो प्लेन के बीच में उतना ही एंगल होगा जितना उसके नॉर्मल्स के बीच में है। तो इसमें यदि लेट थीटा इज द एंगल, देन
cos थीटा जो कि एंगल होगा उनके बीच में, वो कैसे निकाला जाता है n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। ठीक है, इस तरीके से हम दो प्लेन के बीच का एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना है। ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के बीच में एंगल निकालने का। वहीं पे यदि कार्टेशियन इक्वेशन गिवन हो तब कैसे निकालना है। यदि मान लीजिए दो प्लेन का इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 फर्स्ट प्लेन है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 इज द सेकेंड प्लेन। तो इनके बीच में एंगल सपोज थीटा है तो कैसे निकलेगा cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट अंडर ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। एक्चुअली दो प्लेन है, उनके बीच में जो एंगल होगा वो एक एक्यूट होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। तो एक्यूट एंगल में हमेशा मॉडुलस लगाते हैं। पिछले वाला जो वेक्टर था, वेक्टर वाला जो केस बताया था उसमें भी एक्यूट एंगल निकालना होगा, तो मॉडुलस ऑफ n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 n2 मॉड ऑफ n1 n2 वेक्टर। ठीक है, तो यहां से जो निकलेगा एंगल थीटा वो एक्यूट एंगल निकलेगा। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन जो जब हमें फाइंड आउट करना हो तो हम हमेशा एक्यूट एंगल फाइंड आउट करते हैं, इसलिए मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि एंगल किसी लाइन और प्लेन के बीच में कैसे निकालें, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस